पूरी दुनिया में घूमती हुई ओलंपिक मशाल 26 अगस्त 1972 में जर्मनी के म्यूनिक पहुंची। 20वें ओलंपिक खेलों की शुरुआत भी ठीक वैसे हुई जैसे ओलंपिक खेलों की परंपरा है। दुनिया भर के सैकड़ों देशों के झंडे लहरा रहे थे, लाखों लोग खुशी से झूम रहे थे। उत्साह अपने पूरे चरम पर था और खेलों की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन इस ओलंपिक में वो होने वाला था जो अब से पहले कभी नहीं हुआ। पाँच सितंबर 1972 की सुबह म्यूनिक के प्लेग्राउंड से चिड़ियों की चहचहाट से पहले गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ें गूंजने लग गई। 8 आतंकियों ने मिलकर इजराइल के 11 ओलंपिक खिलाड़ियों को उन्हीं के कमरों में बंधक बना लिया। ओलंपिक के इतिहास में ये पहली बार कोई आतंकी हमला हुआ था जिसमें शिकार बनने वाले थे खुद खिलाड़ी, वो भी एक दो नहीं, पूरे 11। इस वारदात ने म्यूनिक से लेकर मॉस्को, फिलिस्तीन से लेकर तेल अवीव, वाशिंगटन से लेकर लंदन तक सारी दुनिया को हिला के रख दिया। ओलंपिक कवर करने आए टीवी कैमरों पर खेल के बदले पहली बार दिखाई दे रहे थे नकाब पहने आतंकी और खौफ से सने खिलाड़ियों के चेहरे। करीब 50 साल हो चुके हैं, लेकिन म्यूनिक ओलंपिक का वो मंजर कोई नहीं भूल पाया। तब से लेकर अब तक कई ओलंपिक खेल हो चुके हैं, लेकिन जब जब कोई ओलंपिक होने वाला होता है याद आ जाता है म्यूनिक, क्योंकि म्यूनिक में खेला गया था वो खेल जिसकी ओलंपिक में कोई जगह नहीं है। वो खेल जिसमें हारने वाले को मिली मौत और जीतने वालों को भी मिली मौत। इस ओलंपिक में पहली बार पहनाया गया था मौत का मेडल। सितंबर 1972, म्यूनिक, जर्मनी। म्यूनिक में यही वो काली रात थी जब ओलंपिक के दामन में ऐसा खूनी दाग लगने वाला था जो फिर कभी नहीं छूटेगा। म्यूनिक में ओलंपिक खेलों के लिए बने प्लेग्राउंड में लाइटें बुझा दी गई थी। अपने अपने अपार्टमेंट में खिलाड़ी सो रहे थे। तभी गेट से दाखिल हुए मौत के सौदागर। दुनिया भर के कई देशों के खिलाड़ी प्लेग्राउंड के अलग अलग विंग में ठहरे हुए थे, लेकिन आतंकियों को तलाश थी उस अपार्टमेंट की जहां इजरायली खिलाड़ी रुके हुए थे। इन आतंकवादियों को जिस मिशन पर म्यूनिक के इस ओलंपिक प्लेग्राउंड में भेजा गया था वो था इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बनाना। म्यूनिक के इस प्लेग्राउंड में खिलाड़ियों जैसा कपड़ा पहने उन लोगों के पास खेल का सामान नहीं बल्कि मौत का सामान था। बैग में राइफल, पिस्टल और ग्रेनेड लेकर इन आतंकियों ने इजरायली खिलाड़ियों के अपार्टमेंट पर धावा बोल दिया। ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने आए इजरायली खिलाड़ी गहरी नींद में थे कि अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज़ पूरे अपार्टमेंट में गूंजने लगी। अपार्टमेंट में मौजूद खिलाड़ियों ने इन आतंकवादियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हथियारों से लैस 8 आतंकियों को रोक पाना मुमकिन नहीं था। कुछ खिलाड़ियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। खूंखार आतंकियों ने कुछ खिलाड़ियों को इतने करीब से गोली मारी कि उनकी आंखें फटी रह गई। अपार्टमेंट के बाहर ओलंपिक खिलाड़ियों पर हमले की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। बाहर दूसरे देश के खिलाड़ी ये मंजर देख रहे थे और वो अंदर 11 इजरायली खिलाड़ी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। एक एक कर कमरे में घुसकर आतंकी खिलाड़ियों को बंधक बना रहे थे और जो भागने की कोशिश कर रहे थे उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही थी। कुछ खिलाड़ियों ने मरने से पहले उन आतंकियों का सामना करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दूसरा मौका नहीं दिया गया और उनके सीने में गोलियां उतार दी। भागने की कोशिश कर रहे 2 इजरायली खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया था और बाकी बचे डरे सहमे 9 खिलाड़ी उन आतंकियों का बंधक बनने के लिए मजबूर हो गए। इस सबसे बड़ी आतंकी घटना की खबर पूरी दुनिया को लग चुकी थी। लोग टीवी से चिपके इन खिलाड़ियों के लिए दुआ कर रहे थे। म्यूनिक के प्लेग्राउंड पर हमला करने वाले उन आतंकियों का मकसद और निशाना पहले से तय था। इन आतंकियों के निशाने पर सिर्फ इजरायली खिलाड़ी थे, इसलिए आतंकियों ने अपार्टमेंट में मौजूद उरुग्वे और हांगकांग के खिलाड़ियों को बिना कोई नुकसान पहुंचाए बाहर जाने का रास्ता देकर साफ कर दिया था कि उनका ये हमला सिर्फ इजराइल पर है। इमारत में मौजूद इजरायली खिलाड़ियों की हत्या और बंधक बनाए जाने के पीछे आतंकियों ने कुछ ही घंटों में अपना मकसद बयां कर दिया। ओलंपिक खेलों में इस नरसंहार के पीछे उन आतंकियों का मकसद था इजरायली जेलों में बंद 234 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई। इसके लिए आतंकियों ने इजराइल के प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर को 24 घंटे की मोहलत दी।
आतंकी 2 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर इसराइल सरकार पर दबाव बनाना चाहते थे ताकि इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करा सके। फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने रेसलिंग कोच मोशे वेनबर्ग और रेसलर योसेफ रोमानो को मौत के घाट उतार चुके थे। उनके कब्जे में भी 9 इजरायली खिलाड़ी थे जिन्हें बंधक बनाकर बंदूक की नोक पर खामोश बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया था। ओलंपिक के प्लेग्राउंड में आतंकवादियों के कब्जे में जो 9 खिलाड़ी थे उनमें रेसलिंग रेफरी योसेफ गटफ्रांड, शार्प शूटिंग कोच केहट शोर, ट्रैक एंड फील्ड कोच एमिटजर सफीरा, फेसिंग मास्टर एंद्रे स्पिट्जर, वेट लिफ्टिंग जज यकोव स्प्रिंगर, रेसलर एलिजर हाल्फिन और मार्क स्लाविन के अलावा वेट लिफ्टर डेविड बर्गर और जीव फ्रेडमैन। इन सारे खिलाड़ियों की सलामती की जिम्मेदारी अब इजराइल सरकार के ऊपर थी। आतंकवादियों ने इजराइल सरकार को डराने और झुकाने के लिए मोशे वेनबर्ग की लाश को अपार्टमेंट के बाहर फेंक दिया ताकि लोगों और सरकार में खौफ पैदा हो सके। लेकिन इजराइल सरकार झुकने के बजाय इन आतंकियों से निपटने का मन बना रही थी। ओलंपिक के प्लेग्राउंड में लगे कई कैमरों से अपार्टमेंट के अंदर जो हो रही हलचल पर नज़र रखी जा रही थी ताकि हमलावरों की सही तादाद और उनके मूवमेंट का पता लगाया जा सके। लेकिन आतंकवादी भी अपार्टमेंट के अंदर ही टीवी के जरिए बाहर के होने वाली घटनाओं और सरकार के रूप पर नज़र बनाए हुए थे। दूसरी तरफ इस हालात से निपटने के लिए स्पेशल फोर्स भेजने की इजराइल की मांग को ठुकरा कर अपने ऊपर लगे इस कलंक को जर्मन सिक्योरिटी एजेंसी खुद ही धोना चाहती थी। लेकिन इस हालात से निपटना जर्मन सिक्योरिटी एजेंसी के लिए आसान नहीं था। जर्मन सरकार ने आतंकवादियों को मुंह मांगी रकम देने के अलावा सुरक्षित पैसे देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन आतंकियों ने इसे ठुकरा दिया। लंबी बातचीत के बाद ये तय हुआ कि अगर आतंकी बंधकों को किसी अरब देश में ले जाना चाहते हैं तो इससे इसराइल को कोई एतराज़ नहीं होगा, बशर्ते उन्हें नुकसान पहुंचाया न जाए। आतंकियों ने इसके बाद इजिप्ट के शहर काहिरा जाने के लिए रास्ता देने की मांग की और रात 10:10 पर म्यूनिख के प्लेग्राउंड से आतंकी को तमाम बंधकों के साथ बस से फ्रस्टेनफेल्डब्रग के नाटो एयरबेस पर पहुंचा दिया गया, जहां से उन्हें म्यूनिख के रिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले जाने की योजना थी। रिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन आतंकियों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जर्मन सेना के 5 स्नाइपर, जिन्हें एयरपोर्ट पर अलग अलग जगह पर तैनात किया गया था। एयरपोर्ट पर इजरायली खुफिया एजेंसी के कुछ एजेंट भी मौजूद थे जो सिर्फ इस ऑपरेशन पर नज़र रखे हुए थे। उन्हें कुछ भी एक्शन लेने की इजाज़त जर्मनी सरकार ने नहीं दी थी। डील के मुताबिक आतंकियों ने अगले मूवमेंट से पहले बोइंग 727 प्लेन का इंस्पेक्शन किया। फ्लाइट क्रू की ड्रेस में जर्मन ऑफिसर्स मौके पर मौजूद थे। कंट्रोल रूम के ऊपर लगी 3 बत्तियां जली और जर्मन स्नाइपर की गोलियां दोनों आतंकियों के शरीर में जा धंसी। लेकिन जर्मन सिक्योरिटी उस वक्त हैरान रह गए जब उन्हें एहसास हुआ कि आतंकियों की संख्या दरअसल 8 है। अब मिशन फेल हो चुका था। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी। 2 आतंकवादियों ने अलग अलग हेलीकॉप्टर में बैठे 9 इजरायली खिलाड़ियों को गोलियों से भून डाला और मरने से पहले इनमें से एक आतंकवादी ने सेना के उस हेलीकॉप्टर को ग्रेनेड से उड़ा दिया जिसमें स्प्रिंगर, हाल्फिन, फ्रेडमैन और बर्गर की लाश रखी थी। म्यूनिख ओलंपिक के इस नरसंहार के बाद 8 आतंकियों की पहचान हुई। इन सबका ताल्लुक फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन ब्लैक सितंबर से था, जिनमें लेबनान, सीरिया और जॉर्डन के रहने वाले आतंकी शामिल थे। ईसा की निगरानी में ब्लैक सितंबर के इन आतंकियों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिनमें शामिल थे लुतीफ अफीफ उर्फ ईसा, यूसुफ नजल उर्फ टोनी, अहमद हामिद उर्फ पाओलो, खालिद जावेद उर्फ सलाह, अहमद चिथा उर्फ अबू हल्ला, मोहम्मद सफादी उर्फ बदरन, अदनान अलगसी उर्फ देनावी, जमाल अलगसी उर्फ समीर। ऑपरेशन में मारे गए अफीफ नजल चिथा, हामिद और जावेद की लाश लीबिया को सौंप दी गई, जबकि 3 जिंदा आतंकी सफादी, अलगशे और जमाल पर जर्मनी में मुकदमा चलाया गया। लेकिन सिर्फ 2 महीने के बाद जर्मन सरकार को इन तीनों आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा क्योंकि ब्लैक सितंबर संगठन के आतंकवादियों ने लुफ्तांसा फ्लाइट 615 को हाईजैक करने के बाद इन तीनों की रिहाई की मांग की थी। म्यूनिख में नरसंहार करने के बाद ब्लैक सितंबर के तीनों आतंकियों को रिहाई तो मिल गई, लेकिन इसके बाद इन्हें कभी चैन की नींद नहीं आ पाई क्योंकि अब उन्हें उस बदले का सामना करना था जो दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद उनसे लेने वाली थी। मौत के घाट उतारे जा चुके इजरायली खिलाड़ियों का खून अभी ठंडा नहीं हो पाया था कि मोसाद ने बदले की पूरी योजना बना ली थी और इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन रेत ऑफ गॉड।
पूरे इसराइल का गुस्सा ताकत बनकर मोसाद के रखों में दौड़ने लगा और फिर शुरू हो गया वो मिशन जिसका मकसद था इस वारदात को अंजाम देने वाले बच्चे आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारना। मोसाद अगले 20 सालों तक म्यूनिख हत्याकांड का बदला लेती रही। अलग अलग देशों में छिपकर रहे उन हत्यारों को मोसाद के सपने आते रहे और वो भागते रहे, लेकिन मोसाद ने इस हत्याकांड के गुनहगारों को दुनिया के चप्पे चप्पे से ढूंढ ढूंढ कर मारा। माना जाता है कि म्यूनिख नरसंहार में शामिल आतंकियों जमाल अलगासे उर्फ समीर को छोड़कर मोसाद ने सफादी और अदनान अलगासे के अलावा म्यूनिख नरसंहार से जुड़े लोगों को दर्दनाक मौत दे दी। जमाल अलगासी को मोसाद के एजेंट ढूंढ नहीं पाए, यानी बदला अभी बाकी है। ऑपरेशन रेतोब गोड दूसरे ऑपरेशनों से बिल्कुल अलग था। इससे पहले मोसाद जब भी किसी टारगेट को मारती थी तो ये काम चुपचाप किया जाता था, दुनिया को खबर ना लगे या जितना देर से हो सके दुनिया को पता चले। लेकिन रेतोब गोड में मोसाद ने ऐसा नहीं किया। इस बार मोसाद ने अपने टारगेट को बम धमाकों से मारा, पूरी दुनिया को बताकर मारा और कई सबूत भी छोड़े। इस बात की परवाह भी नहीं की कि मोसाद के इसमें हाथ होने के सबूत दुनिया के हाथ लग जाएंगे। इस बार इजराइल दुनिया को यह संदेश देना चाहता था कि खासतौर पर पीएलओ और ब्लैक सितंबर जैसे आतंकवादी संगठनों को, अगर हमारे ऊपर हाथ डालोगे तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। तुम जैसे हमारे लोगों को मारोगे, हम भी ठीक उसी तरह तुम्हारे लोगों को मारेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।